और राइट गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में एक छोटा सा लेक्चर रहेगा। इसमें सारे के सारे डिटेल पॉइंट्स हम लोग अच्छे से समझेंगे कि छोटी से छोटी शुरुआत करने से पहले, सी प्रोग्रामिंग शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का मोटिव्स क्या होना होगा? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम लोग सारे जितने इंटरप्रेटर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग कंसेप्ट? प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है? सपोज दैट, मान लो कि मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है। क्या है? मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है, तो किस थ्रू हम लोग करते हैं? एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हम लोग एक लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर में कि अगर मान लो सपोज दैट एक यूजर है, मान लो ये एक यूजर है, एक दूसरा यूजर है, एक दूसरा पर्सन है। एक दूसरे पर्सन से अगर उसको बातचीत करना है, एक दूसरे पर्सन से उसको बातचीत करना है, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? किसी लैंग्वेज के थ्रू करेगा, या हिंदी या इंग्लिश में करेगा, हिंदी या इंग्लिश या उसकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके थ्रू ही वो कम्युनिकेशन करेगा, मतलब बातचीत करेगा। तभी एक दूसरे को समझ पाएगा, उसकी बातों को समझ पाएगा और तभी कुछ कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हमें अगर एक यूजर है, उसको यहाँ पे जो जो सेकेंड यूजर है इसको हटाकर एक कंप्यूटर हम लोग रख दे, कंप्यूटर से हम लोग इंटरेक्शन कराएं, तो हमें क्या है? यूजर से कंप्यूटर को इंटरेक्शन कराने के लिए जो लैंग्वेज यूज किए जाते हैं उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसमें क्या है कि यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हमें एक लैंग्वेज की यूज करना पड़ता है, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है अगर प्रोग्रामर जो भी कुछ प्रोग्राम लिखता है, जो भी कुछ भी प्रोग्राम लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। कोई भी यूजर अगर प्रोग्राम लिखता है, उसके लिखने को बोलते हैं प्रोग्रामर। मतलब ये प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग लिखता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन मतलब कि होता है एक तरीके से निर्देश होता है। ठीक है। एक तरीके से निर्देश होता है, मतलब आप कुछ दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। कोई भी टास्क करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, सपोज दैट ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम कैसी स्टेट होती है? प्रोग्राम जो होता है पैसिव स्टेट होती है। अब पैसिव को स्टेट का क्या मतलब होता है? मान लो सपोज दैट आप समझ लो कि आप साइकिल पे बैठ गए हो। ठीक है। आप साइकिल पे बैठ गए हो, तो वो कौन सी स्टेट है? आपकी पैसिव स्टेट है। ऐसे ही प्रोग्राम को आप लिख दिए हो, तो प्रोग्राम क्या है? वो पैसिव स्टेट में है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। कोई भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख दिए हो, तो वो क्या कहेगा? खाली वो पैसिव स्टेट में होता है, मतलब उसमें कोई नो एक्टिव होता है। जैसे मतलब आप साइकिल पे हो, साइकिल पे आप बैठे हो, तो क्या है? नो स्टेट में हो। जैसे आपने मोबाइल में पबजी स्टोर कर लिया है, तो पबजी क्या है? जब तक आप उसको नहीं चलाओगे तब तक वो नहीं चलेगा, तो मतलब उस समय वो क्या है? वो किस स्टेट में है? नो एक्टिव, मतलब एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो हम लोग प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू डू एनी टास्क। कोई भी टास्क मतलब आपको करना है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है।
ठीक है। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या होता है समझना एक तरीके से, कि आप साइकिल पे हो, साइकिल को आपको चलाने लगे, तो साइकिल आप चलाने लगे तो वो किस स्टेट में है, वो किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है। तो वो किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एन एक्टिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एन एक्टिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू एनी टास्क। मतलब एक्टिव स्टेट ही होगा तभी वो क्या बोलते हैं, उसको प्रोसेस कहते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने क्या किया, प्रोग्राम लिख दिया। सपोज दैट आपने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम को लिखा आपने, तो उसको आपने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दे रहे हो। आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कहाँ जा रही है, वो रैम में चला जा रहा है। रैम में क्या होता है, रैम कैसे बना होता है, रजिस्टर से बना होता है। रजिस्टर में क्या हो जाता है, वहां पे एडर होता है, ठीक है। उसके बाद एडर होता है, तो उसको बाद क्या करेगा कि उसको कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद लोडर क्या का काम होता है, आउटपुट देने का, फिर वो आउटपुट दे देगा। तो समझने की ये है प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जो होता है वो एक्टिव स्टेट होता है, मतलब एक्टिव जो होता है, एन एक्टिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो टू डू एनी टास्क, जो किसी भी टास्क को करने के लिए होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम जो होता है रनिंग मोड में होता है, उसको रनिंग मोड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रनिंग मोड में होता है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए कि क्या सारे प्रोग्राम वो प्रोसेस होते हैं, तो सारे प्रोग्राम एक प्रोसेस होते हैं कि नहीं, तो सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोसेस नहीं होते हैं। लेकिन सारे प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं। देखो समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है वो एक्टिव स्टेट में हो। एक्टिव स्टेट में रहने का मतलब है कि प्रोग्राम में चल गया है, प्रोग्राम चल रहा है, तो इसलिए उसको एक्टिव स्टेट में बोलते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक एक तरीके से कह सकते हो आप, इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मतलब आपको चाय बनाना है तो उसकी चाय होना चाहिए, चाय पत्ती होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तब उसको क्या होते हैं, हम लोग एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू बस ऐसे ही बना देते हैं। अब प्रोसेस उसका क्या है, पहले केतली रखो, फिर उसके बाद उसमें पानी डालो, सारी चीजें आप बनाओगे, तो वो एक प्रोसेस स्टेट में आ गया। तो ऐसे इसमें भी, कंप्यूटर में भी ऐसे ही काम करते हैं। पहले प्रोग्राम को चाहे प्रोग्रामर उसको लिखता है, या पहले प्री इनबिल्ट हो इंस्ट्रक्शन, तो हम कहेंगे प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर लिखेगा, फिर उसके बाद प्रोसेस होगा, मतलब एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो भी हो किसी भी लैंग्वेज को समझता है केवल मशीन कोड में ही समझता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में ही समझता है। कोई भी कंप्यूटर जो है वो ओनली किससे अंडरस्टैंडिंग करता है, केवल मशीन लैंग्वेज में ही अंडरस्टैंडिंग करता है। मतलब कि जीरो और वन के रूप में समझता है। जीरो और वन के रूप में समझने का मतलब है, जीरो मतलब होता है क्या, लो पल्स, और वन का मतलब होता है हाई पल्स, मतलब लो एंड हाई पल्स के जो ही समझता है वो। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर जीरो है तो मतलब क्या है, लो लो पल्स में है। अगर हाई है मतलब कि वन वन पे है। तो ये समझ में आना चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या होता है। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई दो यूजर्स हैं, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं, तो जो कोई दो यूजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो किसी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसमें एक लैंग्वेज की यूज होता है। ऐसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जो प्रोग्रामिंग लिखता है, जो प्रोग्राम लिखता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। से प्रोग्राम किसे बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये पैसिव पैसिव ऑफ क्या पैसिव ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये एक्टिव स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो मतलब एक्टिव स्टेट होता है। एक्टिव स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी टास्क को करने में किया जाता है, ठीक है। सभी जो भी प्रोसेस होते हैं, ये रनिंग मोड में होते हैं, ठीक है। और सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रोसेस नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक।
फिर कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर केवल केवल समझ सकता है 0 और 1, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में कोई 0 और 1 कुछ होता ही नहीं है, बट उसको समझने के लिए 0 और 1 दिया जाता है। जैसे सपोज दैट अगर घर की सर्किट है, आप बल्ब जला रहे हो तो उस पर आपने लगा दिया, मतलब प्लस और माइनस लगा रहे हो, तो मतलब क्या वो आपने क्या हाई वोल्टेज दे दिया, मतलब हाई दे दी है। अब हटा लिए तो 0 हो गया, मतलब बल्ब बंद हो गया। तो उसमें ऐसे ही स्टेट होता है, एक बार मतलब हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, ऐसे ही, ठीक है, काम करता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी कंप्यूटर में कितने प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। तो हमें दो प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग मशीन लैंग्वेज समझते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन होता है। मशीन लैंग्वेज पहले पहले, जो जनरेशन का मतलब होता है पहले, उसको पहले बनाया गया था, जिसको पहले बनाया गया था उसको फर्स्ट जनरेशन नाम है। मतलब मशीन लैंग्वेज को पहली बार यूज किया गया था कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के पूछ देता है एग्जाम में, व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज, तो आपको बताना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकेंड जनरेशन का होता है। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग मेनोमोनिक्स यूज करते हैं, जो इंग्लिश का वर्ड उसमें यूज करते हैं। जस्ट थोड़ा आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग का तीन पार्ट आता है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग दो पार्ट में, प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट, प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे कि हमारा सी है, सी लैंग्वेज हमारा क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे हमारा हो गया सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे क्लाइंट साइड, हमारे क्लाइंट साइड लैंग्वेज हो गया, और सर्वर साइड लैंग्वेज जो होता है उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं जो वेब टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, जैसे HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, यूज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन किसे बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हमारा मशीन लैंग्वेज होता है जो 0 1 के रूप में काम करता है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है सेकंड जनरेशन का है। ये पूछता है कि सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज है, उसको आइडेंटिफाई करके 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। BPSC TRE 4 में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा मशीन लैंग्वेज जो है, कौन सा लैंग्वेज जो है किस जनरेशन में बनाया गया था। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या, थर्ड जनरेशन में क्या क्या मतलब इन्वेंट हुआ था, सी प्लस प्लस, सी साप, सी प्लस प्लस, फॉर्टन, पास्कल, कोबोल, विजुअल बेस, जावा, जावा स्क्रिप्ट। और फोर्थ जनरेशन में हम लोग SQL हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, मैटलैब हो गया, ये फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में हमारा प्रोलॉग, मरकरी, लिप्स और OPS 5 यूज हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग अब इसके बाद थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज जो होता है फर्स्ट लैंग्वेज थी जो पहली बार प्रोग्रामिंग में यूज की गई थी। क्या थी, मशीन लैंग्वेज क्या थी, मशीन पहली वो लैंग्वेज थी जो मशीन में पहली बार प्रोग्राम में यूज की गई थी, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए वो उस समय क्या है, फर्स्ट पहली बार यूज किया गया था मशीन लैंग्वेज ही। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो भी लिखा जाता है वो 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब 0 1 क्या एक स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्या है, कोई भी नंबर्स मान लो, स्ट्रिंग का कोई भी नंबर आप देखिए, स्ट्रिंग में आपने 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 कुछ भी आप लिखते जा रहे हैं,
वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो हमें हमें ये समझ में आया कि ये कंप्यूटर जो भी मशीन लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 के रूप में काम करता है, 0 और 1 के रूप में काम करता है। कैसे करता है, स्ट्रिंग के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, स्ट्रिंग के रूप में काम करता है। वाली लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर, ठीक है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बिना ट्रांसलेटर का, बिना कोई ट्रांसलेटर का यूज किए बिना वो अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। इसमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, ठीक, सॉरी, वनली ऐसी लैंग्वेज है जो बिना किसी ट्रांसलेटर के अंडरस्टैंड कर लेती है, ठीक है। ये जो 0 1 के फॉर्म में जब क्रिएट किया गया था, 0 फॉर्म में कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना बहुत कठिन होता था, इसलिए ये इसका यूज ज़्यादा नहीं किया गया, ठीक है। फिर इरर, इसमें क्या सबसे बड़ी दिक्कतें ये आने लगी कि इसमें इरर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि 0 1 के फॉर्म में अब कैसे समझे, कोई भी प्रोग्राम आप बना दो उसमें इरर फाइंड करने के लिए, तो वो समझ ही नहीं पाता था कि कहाँ पे इरर है, ठीक है। फिर उसके बाद असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में जो है पहली बार, पहले पहले डेवलपमेंट की गई थी। कब कब डेवलपमेंट किया गया था, 1949 में ये लैंग्वेज यूज किया गया था। ये लैंग्वेज इन्वेंट की गई थी, किसके द्वारा यूज किया गया था, मॉरिस विल्कस एंड डेविड व्हीलर के द्वारा ये लैंग्वेज यूज बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि 1949 में एडसैक कंप्यूटर नाम का एक कंप्यूटर था, जिसे कैलकुलेटर बोलते थे उस समय। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये पहली कंप्यूटर थी जिसमें ये असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया था, ठीक है। तो इस पूछा जाता है वो कौन सी कंप्यूटर था, वो ये पूछा जाता है कि वो कौन सी कंप्यूटर या वो कौन सा कैलकुलेटर था जिसमें पहली बार प्रोग्रामिंग लिखा गया था। तो पहली बार प्रोग्रामिंग लिखा किसमें गया था, किसमें लिखा गया था, एडसैक में, एडसैक में पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखा गया था, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को, असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को हम लोग, इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग चेंज कर दिया गया था, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोमोनिक्स कहते हैं। मान लो मशीन लैंग्वेज है ये, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में मान लो एक इनपुट है 0011, दूसरा है एक ऑपरेटर लगा के 0101, तो इसको हम लोग ऐड किए तो क्या आ गया 1000। तो इसको इसको ही जो ऑपरेटर है इसको हम लोग क्या किए कि क्या किए कि मेनोमोनिक्स जो है, मेनोमोनिक्स है उसको ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्टर या डिवाइड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो डिवीजन है, तो वहाँ पे इस तरीके से यूज करना हुआ, तो उसको मेनोमोनिक्स कहा गया। मोनोमोनिक्स को हम लोग मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो ये कंप्यूटर समझ पाएगा। इस कंप्यूटर को समझने के लिए पहले तो इस जो एडर है, जो ऐड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्टर, डिवीजन है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज में को भी बदलने के लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जिसे हम असेंबलर बोलते हैं, ठीक है, असेंबलर यूज करते हैं। आगे चलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसका कोड हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज या यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कैसे क्या बोलते हैं कि वह ऐसे कोड जिसका कोड हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जो या तो यूजर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ये क्लोज या नियर टू यूजर की होता है, क्लोज या नियर टू यूजर होता है, मतलब ये यूजर के एकदम पास होता है, यूजर के एकदम क्या होता है, करीब होता है, ठीक है। कैसे होता है, अगर प्रोग्रामर कोई प्रोग्रामिंग लिख रहा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कोई लिख रहा है, तो ये प्रोग्रामर है तो मतलब उसके साथ ही इंटरेक्शन करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्लोज या नियर टू यूजर बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज करते हैं, ठीक है,
हम जो भी इंटरप्रेटर या कंपाइलर यूज करते हैं, इसका मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करना रहता है। हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज क्या है? हम लोग 0 1 के रूप में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उस किसका यूज करते हैं हम लोग? या इंटरप्रेटर, कंपाइलर या असेंबलर, तीनों का यूज करते हैं। तीनों में से चाहे जो यूज करें। कौन सा? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, चाहे जो। असेंबली लैंग्वेज होगा तो असेंबलर यूज करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेटर में क्या कौन सा होता है? जैसे पाइथन हो गया, ठीक है, तो उसमें इंटरप्रेटर यूज करेंगे। कंपाइलर जो है C++ में होता है तो C+ में कंपाइलर यूज करेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभी जस्ट मैंने बताया, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और फिर कंपाइलर होता है। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, 3 चीजें होती हैं। क्या होती है? इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है। अब हमें क्या होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है या उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में हम लोग पूछेंगे उसकी वर्किंग क्या होती है। इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि अगर प्रोग्राम आपने लिख दिया है, ये कोई सा प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को ये क्या करता है, 1 बाय 1, मतलब पहले ही इंटरप्रेटर इसको देखेगा, आउटपुट दे देगा, आउटपुट दे देगा, मतलब आउटपुट देगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहा हूँ। मान लो कि एक सेकेंड, ये देखो कि मैं एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, ठीक है। एक फंक्शन फंक्शन हमने बना लिया। फंक्शन में मैंने लिख दिया कि प्रिंट, 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 कोई सा भी प्रिंट में कुछ भी लिख दिया, हेलो माय फ्रेंड समथिंग, ठीक है, हेलो लिख दिया। तो ये प्रिंट क्या करेगा, जब भी इंटरप्रेटर आएगा इसको तुरंत देख के आउटपुट में हेलो लिख देगा, ठीक है। अगर नीचे कुछ भी मैं गलत लिख दे रहा हूँ, कंपाइलर मतलब एरर आ जाए, सपोज मैं लिख रहा हूँ कि नो वेयर, ऐसा लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये इंटरप्रेटर इसके पास नहीं पहुंचेगा और ये एरर नहीं बताएगा और यहाँ से प्रिंट करके कर देगा। तो प्रिंट वो करेगा करेगा पहली बार वो प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या होता है, कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर जो होता है, होल प्रोग्राम एट अ टाइम, होल प्रोग्राम एट अ टाइम, रन होल प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या होगा, वो रन करता है, ठीक है, कंपाइल करता है, कंपाइल करेगा उसका पूरा। अगर उसमें एरर रहेगा तो फिर वो आउटपुट नहीं देगा, अगर एरर नहीं प्रेजेंट है तब तो आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब स्पीड के मामले में हम लोग क्वेश्चन ये आती है कि कंपाइलर स्पीड होता है कि इंटरप्रेटर स्पीड होता है, क्योंकि दोनों इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ओबीजे फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओबीजे फाइल बनाते हैं। और ये ओबीजे फाइल बनाएगा तो बनाता है, लेकिन ये स्टोर नहीं करता है। क्या है? स्टोर नहीं करता है, इसको बार 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 वो काम करना पड़ेगा। जैसे एक बार आपने रन कर दिया तो वो फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटपुट देगा। लेकिन क्या होता है, कंपाइलर जो होता है वो हार्ड डिस्क में क्या होता है, उस ओबीजे फाइल को मतलब ऑब्जेक्ट फाइल को स्टोर कर देगा, ऑब्जेक्ट फाइल को स्टोर कर देगा और वो बार बार रन नहीं कराएगा, वो डायरेक्ट ही इनपुट आउटपुट दे देगा। हार्ड डिस्क से उठाया बस, उसके बाद एग्जीक्यूट दिखा दिया, आउटपुट दे दिया। लेकिन ये क्या होगा कि बार बार एग्जीक्यूट होके, मतलब एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि आप वो क्या करेगा कि इसको हमेशा रैम में प्रोग्राम लाना पड़ेगा, रैम में प्रोग्राम लाएगा तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होगी कि फिर से रैम में आया, रैम में हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, टाइम लगा, मतलब ये स्लो है, मतलब ये क्या है, ये स्लो है। लेकिन ये क्या है, फास्ट है। एक बार मतलब ओबीजे फाइल बना लिया, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल बना लिया और हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख लिया, और जो स्टोर कर लेगा तो जल्दी जल्दी आउटपुट देगा, मतलब वही एग्जीक्यूट दे करके दे देगा, मतलब फास्ट हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क, कौन हार्ड डिस्क यूज करता है, ये केवल कम कम यूज करता है, क्योंकि बस रैम में आता है तो स्टोरेज तो लेगा थोड़ा बहुत, तो ये क्या करता है, कम यूज करता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट फाइल सेव नहीं करता है, इस वजह से कम यूज करता है। ये लेकिन ये क्या है, अधिक हार्ड डिस्क यूज करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है। फिर रैम के रैम सबसे ज़्यादा रैम कौन यूज करता है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, जब भी बार बार एग्जीक्यूट करेगा तो रैम में लेकर आएगा, और रैम में जब भी लेकर आएगा तो प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा क्या होगा, रैम की इसमें इंटरप्रेटर में यूज पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या हो, एक बार वो ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया, एक बार जो है ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद वो क्या करेगा, अब इसको रैम में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, रैम का यूज नहीं करेगा, मतलब मिनिमम ना के बराबर यूज करेगा। ठीक है। फिर डी बग और डिलीट बग, मतलब डी बग को क्या बोलते हैं, डिलीट बग, मतलब बग को आइडेंटिफाई करना। बग को आइडेंटिफाई कैसे करता है, ये क्या होता है, पार्सली करता है। जैसे मैंने वहां प्रिंट हेलो लिखा था, नीचे हेलो है लिखा, तो शुरू में वो क्या किया, एग्जीक्यूट किया, हेलो कर दिया, फिर बाद में दूसरी बार वो जब नीचे आया इंटरप्रेटर सेकेंड स्टेटमेंट को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, तो आया कि नो वेयर को देखा तो वहां पे एरर था, और एरर था इसलिए वो एरर बाद में एरर दिया। ठीक है। तो ये क्या कहता है, पार्सली एरर डिटेक्ट करता है, ये पार्सली एरर डिटेक्ट करता है, लेकिन जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरी तरीके से फुल्ली डिटेक्ट करता है। ठीक। और सिक्योरिटी कौन सा है, सिक्योरिटी क्या है, कोई भी होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम जो होता है रैम में आता है तभी प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को इफेक्ट पड़ता है, तभी कंप्यूटर को वो इफेक्ट पड़ता है, अदरवाइज नहीं। तो हम कहेंगे कि इंटरप्रेटर में आएगा तभी उसके रैम में आएगा, तभी कुछ चीजें प्रोसेस दिक्कतें आएंगी। तो मतलब क्या है, ये बार बार रैम में किसी चीज को प्रोग्राम में ला रहा है, तो मतलब यहाँ पे लेस सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन ये क्या, एक बार ही वो हार्ड डिस्क में स्टोर कर ले रहा है, रैम की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए क्या है, ये मोर सिक्योर है, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योर है। अच्छा, इंटरप्रेटर में कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, इंटरप्रेटर में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं, इंटरप्रेटर में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं। तो हमें पाइथन पाइथन यूज किया जाता है। ठीक है, पाइथन पाइथन यूज किया जाता है, पल्स यूज किया जाता है, रूबी, जावा, जावा स्क्रिप्ट, लिप्स, मैटलैब, आर, पीएचपी और लुआ और अडा, ये सब हम लोग यूज करते हैं। किसमें, इंटरप्रेटर में हम लोग ये सभी पाइथन, पर्ल, रूबी, जावा, जावा स्क्रिप्ट, लिप्स, मैटलब, आर, पीएचपी, लुआ, एडा। ठीक है, ये सब इंटरप्रेटर में यूज होता है। कंपाइलर में क्या होता है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प और शिफ्ट, ये जो होते हैं वो कंपाइलर में, कंपाइलर मतलब ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, ये लैंग्वेज यूज कर, सी प्लस प्लस में कंपाइलर यूज होता है, ऐसे ही सी है शार्प में कंपाइलर, ऐसे सब जगह में क्या होता है, कंपाइलर यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं।